हेलो एवरीवन, वेलकम टू L1 ऑनलाइन प्रोग्राम। सभी को गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ हर्षित, आप कैसे हो? सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने लास्ट क्लास फोर्स का स्टार्ट किया था। फोर्स का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फोर्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली फोर्स देखे थे, कितने तरह के हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की थी। आज हम लोग एक्चुअली जो हमारा 9th का पोर्शन जिसमें जहाँ से फोर्स स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं वो ज़रूर से L1 एस्पायर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपको ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी। L1 एस्पायर ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो जो पहला आइकन आएगा वो हमारा ही होगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए और आप सारे बेनिफिट को उठाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ा था, देखा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो सारी चीज़ें फिर से देख लेते हैं। हमने पहले फोर्स देखा था, किसी तरह का पुल और पुश को हम फोर्स कहते थे। इसका SI यूनिट न्यूटन होता था और CGS यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता था। जो हमारा फोर्स था वो वेक्टर क्वांटिटी था, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बताया, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन स्टेट, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन पोजीशन, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स हमारे पास दो तरह के थे, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स वो था जिसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 होता था, और अनबैलेंस्ड फोर्स जिसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो। फिर हमने टाइप ऑफ फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखे थे। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा मस्कुलर फोर्स था, मैकेनिकल फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, टेंशन फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब आता है हमारा क्लास 9th का पोर्शन, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था? बेसिकली गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने अपना पहला लॉ लिख दिया है। तो पहले समझते हैं गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था क्या। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक वी शेप का कार्डबोर्ड रखा था। उससे क्या था कि अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे इन्होंने एक हाइट पे बॉल रखा है। इस बॉल को छोड़ा तो वो जितने हाइट पे इन्होंने यहाँ से छोड़ा है ना, अगर h हाइट पे छोड़ा है तो इधर जब तक h हाइट पे पहुँच नहीं जाता था तब तक वो मूव करता था। सेम चीज़ इस बॉल के साथ किया है। इस बॉल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये दोनों चीज़ सेम है हमारा, इसी चीज़ को यहाँ इलाबोरेट किया हुआ है। इसे भी देखिए, ये बॉल शेप है। बॉल शेप में इन्होंने h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट लेके छोड़ा, तो जब तक वो h हाइट पे पहुंच नहीं गया तब तक वो मूव करता रहा। ये हाफ लगभग स्फेरिकल था। इन्होंने इस एंड को थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया तो भी ये देखिए, ये आपका इधर एंड है। अगर हम लेटरल लेंथ ये L लेते हैं तो फर्स्ट केस में क्या था, अगर ये L लेंथ है तो ये भी L लेंथ था, यानी अगर ये L लेंथ आगे गया है तो फिर मतलब L लेंथ, h हाइट नीचे आया तो L लेंथ आगे गया, फिर h हाइट ऊपर जाने तक ये L लेंथ आगे गया है। ठीक, इसमें देखिए अगर ये L लेंथ तक छोड़ा गया है तो रेस्ट में आने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये जाहिर सी बात है L डैश है जो L से ज़्यादा है। फिर इन्होंने h हाइट से छोड़ा और इसके हाइट को कभी बढ़ाया ही नहीं, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करता गया है। इसी चीज़ को फिर यहाँ से समझिए, सेम चीज़। हमने क्या किया, h हाइट पे छोड़ा, तो जब तक ये h हाइट पे पहुंचा नहीं तब तक ये रेस्ट में नहीं आया, मोशन में रहा। इसी तरह यहाँ भी h हाइट पे छोड़ा है हमने, तो ये क्या हुआ देखिए,
ये हाइट h नीचे है, इस बार देख ही रहे हैं आप कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ ज़्यादा है, यानी इधर ये क्या किया है, ज़्यादा चला हुआ है। ठीक, इस केस में क्या किया हमने, ये प्लेटफॉर्म को ऊपर किया ही नहीं, हमने ग्राउंड पे रहने दिया। तो ये जब आगे गया तो ये कभी रेस्ट में आया ही नहीं, ये मूव ही करता चला गया आगे। तो इसमें क्या है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है, जैसे रेस्ट से मोशन में लाए, तो इसके ऊपर एक फोर्स दिया आपने। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है ना, ये हम परफेक्टली स्मूथ मान रहे हैं कि कहीं पे भी आपका कोई पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये देखने में लगेगा कि अरे सर ये सरफेस है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो होगा ही, लेकिन आप अपने लेवल तक ये मान के चलिए कि इस पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं किया तो ये हमारा एक बॉल है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये शुरू में था रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है तो इस पे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ये किस में आ गया, मोशन में। ठीक, तो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन्होंने शुरू में क्या किया, एक सरफेस लिया, उस पर बॉल पे रखा था इसे सिर्फ एज इट इज, तो ये बॉल किस में था, ये रेस्ट में था और ये रेस्ट में ही रह जाएगा। इसमें तो कोई बड़ा पंगा नहीं है कि अगर आप एक बॉल को किसी सरफेस पे रख दो तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। फिर हमने क्या किया, एक रेस्ट बॉल को एक इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया, तो ये क्या हुआ, ये रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में। जैसे ही ये मोशन में आया, यहां पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ। जब वो नीचे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम। ठीक, फिर क्या हुआ, जब हमने उसे छोड़ दिया तो क्या हुआ, अब यहां से इसकी वेलोसिटी क्या हुई, घटना स्टार्ट हुई। मतलब अब देखिए यहां ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा लगा रहे हैं, यहां हमने क्या किया, उसे एक्सीलरेट किया। आपने मोशन में ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नीचे की तरफ जाएंगे सेम डायरेक्शन में तो वो एक्सीलरेशन होगा, ऊपर जाएंगे तो रिटार्डेशन, ऊपर फोर्स नेगेटिव लग रहा है। मतलब यहां पे ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे क्या करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। अगर हम इसे ये कहें कि यहाँ पे इस बॉल पे क्या हुआ, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉल किधर जाना स्टार्ट कर दिया, ऊपर की तरफ, तो ये किस में है, अभी वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं ये मोशन में है। जब ये इस ऊपर जाना स्टार्ट किया, ग्रेविटी इसे क्या खींच रही है, नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, ऊपर के जाना चाह रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसे ग्रेविटी क्या कर रही है, रोक रही है। यानी यहां से यहां तक ग्रेविटी क्या की, इसे इसको रेस्ट से मोशन में लाई। ये किस में था, रेस्ट में था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे किस में लाई, मोशन में। ग्रेविटेशनल फोर्स किस में लाई, मोशन में। जब ये मोशन में आ गया और ऊपर जाने लगा तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स फिर इसे किस में लेते आई, रेस्ट में, जब तक ये h हाइट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक, अब सेम सेकंड के केस में देखिए, सेकंड के केस में हमारा क्या है, सेकंड केस में है कि हमने क्या किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट किस में था, सेम चीज है, रेस्ट में। ये रेस्ट में था, हमें इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ये मोशन में आ गया, यहां इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम। इस केस में हमने क्या अलग किया है कि ये जितना इंक्लाइंड है, मतलब ये सरफेस देखिए ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, उतना इंक्लाइंड ये नहीं है, इसे ऐसे इंक्लाइंड होना था, ये और नीचे कर दिया है। जैसे ही नीचे किया तो ये देखिए काफी आगे जाके रेस्ट में लिया, जब तक हाइट h ना पहुंच जाए। इस बार देखिए लेंथ ज्यादा चला है, ये L लेंथ और इस L लेंथ में अंतर देखिए, ये कम है और ये ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा चला है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रही है, तो ये किस में आ गया फिर फाइनली, रेस्ट में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे रेस्ट में मोशन में लाई, उसे भी उसी को मोशन से रेस्ट में ला दी। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस ये किस में है, रेस्ट में। अब क्या है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ फोर्स लगा के किस में लेते आई, मोशन में। अब क्या है, यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, ग्रेविटी किधर मूव कर रही है, नीचे। ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, आगे की तरफ, तो मतलब इसको पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, समझ रहे। मतलब कि हमारा ये क्या है, बॉल है, इस किधर मूव कर रहा है,
आगे की तरफ, ग्रेविटी किधर कर लग रही है, नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, बॉल आगे मोशन कर रहा है, तो इसको पीछे की तरफ खींचने वाला कोई नहीं है। इधर हमारा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर इधर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ये क्या था, कंटिन्यूअसली मोशन में रहने लगा। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कैसे, अगर हम किसी बॉल को ऐसे डगरा के छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद तो रेस्ट में आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहां पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जब मोशन में आया तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में रह गया। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से क्या आपने समझा? अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो आप देखिए, अगर आप इससे कंक्लूजन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कि आपका पहले ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ये किस में आ गया? मोशन में। जब ये मैक्सिमम मोशन में था तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और इसे ऊपर जाते वक्त किस में ला दिया? रेस्ट में। तो अगर रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। मोशन से रेस्ट में लाना है तो इसे फिर एक फोर्स देना होगा। अगर आपने रेस्ट से मोशन में ला दिया, अगर ये मोशन में आ गया, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है, अगर आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो रेस्ट में रहेगा। यानी हम क्या कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन से रेस्ट में भी लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ बन जाता है इस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से। तो होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में तो एक बार कमेंट कर दे, मैं फिर से इसे समझा दूंगा। कोई जिसको नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए, मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है क्योंकि इसमें बस बॉल बन गया, उसमें आपका इंक्लाइंड सरफेस है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट दे रहा हूं, अगर किसी को कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है, कमेंट कीजिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। देखिए, अभी हमने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखा, इसी एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ कह दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही आपका न्यूटन का लॉ हो गया। ठीक है, तो क्या कहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट द एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीट इज चेंज स्टेट बाय एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि जैसे आपका गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, ये भी तो यही कह रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो मोशन में रहेगा। ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। जैसे यहां ग्रेविटी लगा तो इसे रेस्ट से मोशन में लाया, और यही ग्रेविटी लगा तो मोशन से इसे रेस्ट में लाया। तो यही चीज हमने इस डेफिनेशन में कही है। खास बात यह है कि इसमें डेफिनेशन में देखिए वर्ड यूज किया है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, हमने फोर्स दो तरह के देखे हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो हमारा कोई मोशन नहीं होता। हमने देखा है ना कि अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को ही 10 न्यूटन से इधर खींचा जाए, 10 न्यूटन से इधर खींचा जाए, क्या होगा? मैं वहीं रहूंगा जहां पे हूं, मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी को मूव कराना है तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स होना कैसा चाहिए? अनबैलेंस्ड। ठीक। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब है?
देखिए जो फोर्स लगना चाहिए ना वो एक्सटर्नली लगना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक कार के अंदर चले जाइए और कार के अंदर कितना भी धक्का मार लीजिए, कार आगे मूव नहीं करने वाला। कार को वही बाहर से धक्का मारेंगे, कार मूव कर जाएगा। तो किसी चीज को भी अगर मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, इंटरनल फोर्स नहीं। तो कैसा फोर्स लगना चाहिए? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। कई बार आप लोग डेफिनेशन जब लिखते हो तो आप लिख देते हो फोर्स। तो फोर्स आपका बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होंगे अपने डेफिनेशन को लेके तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनर होगा या जो भी आप बात कहेंगे वो ज्यादा क्लियर कह पाएंगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है न्यूटन को फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो देखिए इनर्शिया क्या है। इनर्शिया कहता है बेसिकली ये इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये समझ लीजिए इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि मतलब कोई ऐसा है तो उसके पास ऐसा होगा ही। जैसे होता है ना कि अगर लड़के कोई आदमी है तो उसके फीचर होते हैं कि उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंख होंगे, नॉर्मली 1 नाक होगा। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी ही। ठीक वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि मतलब इनर्शिया की ये प्रॉपर्टी होती, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी समझ में आया। तो इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहता। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। यही होता है किसी की अगर इनबिल्ट प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। अब आता है डाउट कि सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी आपने यही कहा और इनर्शिया के लिए भी यही कह रहे हो, अंतर क्या है दोनों में? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जब हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहा तो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हमने यहां फोर्स का कंडीशन लगाया है ना। हम ये समझा रहे हैं कि अगर ये इनर्शिया जो स्टेट है, ये मतलब या कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट तब चेंज करेगा जब उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। हम यहां पे फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहेगा, कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो दोनों बात में क्लियर हुआ। बहुत डाउट होता है कि अगर मैं कभी भी जनरली पूछ देता हूं कि बताओ न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है, बोल ही नहीं पाते तुम लोग का यही रहता है कि सर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। तो समझो दोनों का अंतर क्या है, ठीक है। अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ कह रहे हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में, जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स क्यों हम कह रहे हैं, फोर्स क्यों नहीं? क्योंकि फोर्स हमारे 2 तरह के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड फोर्स लग गया तो हमारा ये गलत हो जाएगा। किसी भी रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो तो वो कभी मोशन में नहीं आएगा। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर आप उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो तो वो कभी रेस्ट में नहीं आएगा। तो फोर्स कैसा लगना चाहिए? मतलब अनबैलेंस्ड, और दूसरा एक्सटर्नल होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स का कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर आप फोर्स भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चीज हमने बोला इनर्शिया, कि कोई भी जो इनर्शिया होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, ठीक। तो ये अंतर है फोर्स और इनर्शिया में। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे दोबारा बता दूंगा। तो ये हो गया इनर्शिया। अब इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हम ये भी देख लें। हमें ये समझ में आ गया कि न्यूटन को फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ में आ ही रहा होगा कि इनर्शिया कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। अगर हम इसी में फोर्स इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, ठीक। इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या गैलीलियो के। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो न्यूटन ने जो कहा है वो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है उसी को एक्सप्लेन कर दिया, कुछ अलग नहीं कहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट का ही वर्जन है या गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। सेकंड चीज हम देख रहे हैं कि अब इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मास पे।
जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। अब इसे समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास है 50 kg, और आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है 500 kg। आप दोनों पे फोर्स लगाओ, ठीक है, और ये दोनों अभी रेस्ट में, इसको मोशन में लाने की कोशिश करो। ओके हर्षित, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया का डेफिनेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना ओके प्रियांशु और हर्षित, देखो आप दोनों लोग का क्वेश्चन अलग अलग है। प्रियांशु आपने पूछा है सर लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे कहते हैं। प्रियांशु लॉ ऑफ इनर्शिया ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो आप या तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहो या लॉ ऑफ इनर्शिया कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम चीज है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक, होप आपका क्लियर हो गया होगा। और लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है या न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हर्षित आपका क्वेश्चन है कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होगा। तो इनर्शिया के डेफिनेशन में आप कहेंगे कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, सिर्फ यही अंतर है। होप आप दोनों लोग को क्लियर हो गया होगा। इनर्शिया के डेफिनेशन में लिखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, अब हम आते हैं इनर्शिया। हमने कहा इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमने बताया मास पे। इनर्शिया हमारा मास पे डिपेंड करता है कि अगर आपने एक 50 kg का ऑब्जेक्ट लिया, एक 500 kg का ऑब्जेक्ट लिया, दोनों हमारा रेस्ट में है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के दोनों को मोशन में लाना चाहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कौन सा किस पे आपको फोर्स मतलब मेहनत ज्यादा लगेगा या किस पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, आप क्लियरली बता सकते हो। अगर मैं पूछूं 50 kg का ऑब्जेक्ट है और 500, दोनों पे फोर्स F1 F2 लग रहा है, अब बताइए F1 ज्यादा होगा कि F2? तुरंत बताइए, इसमें तो कुछ खास है नहीं, तुरंत कमेंट कीजिए कि F1 ज्यादा है या F2। 50 kg को हिलाना ज्यादा आसान है कि 500 kg को? जल्दी जल्दी, ये तो बहुत सा आसान है। आसान मैंने पूछा, डिफिकल्ट नहीं। शशांक क्वेश्चन को सुनो, मैंने पूछा कि किसको, ओके हाँ इनर्शिया 500 kg का ज्यादा होगा। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि किसमें फोर्स ज्यादा लगाना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है शशांक, सही है सही है, सभी का सही है। ओके यानी F2 पे आपका फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि F2 पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा। अब यहां पे ना 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 कार्तिक, ओके क्वेश्चन में शायद मर्ज कर दिया, तो ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका कि किसका फोर्स ज्यादा लगाना होगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए। तो सभी का आंसर है कि F2, जो F1 लिखे हैं वो शायद मैंने क्वेश्चन बाद में थोड़ा पलट दिया था, तो F2 ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको 500 kg को हटाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। यानी दोनों किस में थे, रेस्ट में। दोनों को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको 500 kg पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो यहां से हम क्लियर कर सकते हैं कि इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, मास पे। क्लियर हुआ ये चीज। हमें अगर पूछ दिया जाए इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा मास पे और किसी पे नहीं। दूसरा चीज, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और हर जगह मिल जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोटे मोटे एक नंबर के पूछ देते हैं कि अगर ठीक है खुशबू, सही है, सबका सही है। तो अगर बोल दिया जाए कि सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं, आपके फिजिक्स टीचर, मेरा इनर्शिया ज्यादा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा, सेकंड ऑप्शन फिजिक्स का बुक का, थर्ड ऑप्शन पेन का। ये 3 ऑप्शन दे रहा हूं, मेरा, फिजिक्स के बुक का या फिर पेन का, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? जल्दी बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके हाँ कार्तिक सही है, आंसर है। और योर्स सर आपका, ओके रश्मि सही है, सत्यम सही है, ठीक है। तो यानी कि हाँ जानवी सही आंसर है, ओके प्रियांशु सही है, खुशबू सही है, हर्षित सही आंसर है, शशांक वेरी गुड सही है। तो सिंपल सा मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मास सबसे ज्यादा होता है
उसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो होप आपको इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार फटाक से रिप्लाई दे दीजिए, हाँ सर अभी तक सब सही है, तो आगे बढ़े फटाक से, या ठीक है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर होगा कुछ ऐसा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया पे। तो देखिए हमने क्या देखा, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कितने तरह के इनर्शिया होते हैं, ठीक है। तो ओके, सभी को समझ में आ गया। तो टाइप ऑफ इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया हमारे पास 3 तरह के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तीनों को 1 बाय 1 लेके चलते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। पहले आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। तो सिंपल सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को सबको तोड़ दो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इजी सा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। बेसिकली हमने इनर्शिया के डेफिनेशन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। इनर्शिया क्या कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने इसी को 3 भाग में तोड़ दिया कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। ये तीनों हो गए, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो अब इसको 1 बाय 1 एग्जांपल के तौर पे समझते चलते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ये 2 बहुत फेमस एग्जांपल हैं, और भी हम देते चल रहे हैं बारी बारी। तो पहला है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पहला एग्जांपल सबसे कॉमन बस का लेके चलते हैं। हाँ हर्षित मैं दे रहा हूं, सबका एग्जांपल दे रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बस का एग्जांपल क्या है कि अगर कोई बस, अगर आप सभी कोई बस में, बाइक पे, नहीं तो 4 व्हीलर में कहीं ना कहीं आप बैठे हो, ट्रेन वेन कहीं ना कहीं सफर किए ही हो। तो ट्रेन में तो नहीं, मतलब वो शॉक फ्री करने की कोशिश की जाती है ज़्यादातर, तो ट्रेन में उतना नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आप बस में और इसमें तो ये महसूस किए होंगे, क्या होता है अगर बस आपकी रेस्ट में है, रुकी है और एकाएक स्टार्ट कर जाए, मतलब एकाएक चल दे, तो आपको लगता है कि आपको पीछे की तरफ धक्का मिला है। महसूस किया ये सभी ने, है ना। अगर खड़ी है बंदी तो क्या है, अगर ये बस एकाएक आगे की तरफ चल दे तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हम पीछे की तरफ धक्का खाएं। तो ये जो चीज है ना, इसी को ये हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। कैसे समझिए, अब बस किस में था, रेस्ट में। जैसे ये समझ लीजिए ये पूरा बस है ऐसे, ठीक, मैं खड़ा हूं पकड़ के, ठीक है। अब क्या है, जब ये रेस्ट में था बस, तो बस के साथ हम भी रेस्ट में थे, मेरी पूरी बॉडी रेस्ट में है, बस मेरा जो फीट है, पैर, ये बस के कांटेक्ट में है, ये जो पैर है बस के कांटेक्ट में। अब क्या हुआ, जब बस एकाएक मोशन में आया, तो जब बस मोशन में आया तो बस के साथ मेरे पैर भी मोशन में आ गए, ठीक, और मेरा हाथ जो इससे अटैच्ड है ये मोशन में आया तो ये भी मोशन में आ गए, सारी चीजें। लेकिन मेरे बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अब मेरा पैर, हाथ तो मोशन में आ गए, लेकिन मेरा पूरा बॉडी किस में आ गया, रेस्ट में। अब क्या है, जैसे इस हाथ को समझिए, ये हाथ आगे चला गया और मैं यहीं हूं, तुम देखने में तो ऐसा लगेगा ना कि मैं पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हम किधर धक्का खा गए, पीछे की तरफ। एक्चुअली बाकी चीजें आगे बढ़ गई, हम वहीं के वहीं रह गए, हमें कहीं पीछे मूव नहीं किया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हम पीछे की तरफ चले गए, हम वहीं के वहीं रह गए और बाकी चीजें आगे चली गई। तो देखने वाले को कैसा लगेगा कि हम पीछे की तरफ आ गए, बाकी चीजें आगे जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे की तरफ हमें धक्का मिलता है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। परफेक्ट, क्लियर। क्या हुआ, बस मोशन में आ गया, मेरा पैर भी मोशन, हाथ में ये थोड़ा डाल, लेकिन ये भी मोशन में आ गया। मेरा पूरा बॉडी जो कि किस में था, रेस्ट में, बाद में भी किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। तो ये यहीं पे रुक गया, बाकी आगे चला गया, तो ऐसा लगता है कि हम किधर धक्का खाए हैं, पीछे की तरफ धक्का खाए हैं। होप क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको। नेक्स्ट है आपका सेकंड वन, कार्ड वाला, कि एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर कार्ड, प्लेइंग कार्ड रखिए, उसके ऊपर कॉइन रखिए।
अब गार्ड को आपने तेजी से मूव कराया, तो देखिए पॉइंट किस में था, रेस्ट में, ये किस में आ जाएगा, फोर्स लगाने पे, मोशन पे। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ये मोशन में आ गया, ये रेस्ट में रह गया और ये किधर चला जाएगा, नीचे अंदर। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये भी चीज कि ये किस में आ गया, कार्ड किस में आ गया, मोशन में, कॉइन किस में रह गया, रेस्ट में, और कॉइन नीचे चला गया। तो ये हो गया आपका। और भी कुछ एग्जांपल हैं और ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कारपेट को हम ऐसे टांग के उस पर डंडा मारते हैं तो डस्ट उससे निकल जाता है ना। जैसे एक कारपेट लटका दिया, अब इस पर डंडा मार रहे हैं, ठीक है, स्टिक चला रहे हैं, तो इसके डस्ट क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए कारपेट आपने लिया, कारपेट रेस्ट में, कारपेट के साथ सारी चीजें, डस्ट भी रेस्ट में। जब आपने मारा स्टिक से, डंडे से, तो कारपेट किस में आ गया, मोशन में। लेकिन कारपेट के साथ अटैच जो डस्ट थे वो किस में थे, रेस्ट में। वो किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में, और वो कहां चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कई बार होता है कि अरे सर कारपेट मोशन में है, डस्ट क्यों रेस्ट में, डस्ट भी मोशन में चला जाए। देखिए एक्सटर्नल फोर्स जिस पे आप लगाएंगे वही मोशन में आएगा, सब तो आएगा नहीं। तो आपने किस पे फोर्स लगाया, कारपेट पे, कारपेट को रेस्ट से मोशन में लाया। हर एक डस्ट को तो मार मार के कर नहीं रहे आप मोशन में, सिर्फ कारपेट मोशन में आया, डस्ट किस में थे, रेस्ट में। अभी भी किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में। कारपेट पीछे मूव कर गया, डस्ट इधर ही रह गया, डस्ट कारपेट से सेपरेट हो जाता है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है कैरम बोर्ड। सभी ने खेला होगा। कैरम बोर्ड में क्या होता है, अगर गोटियों की पाइल्स बना दी जाए, एक के ऊपर एक 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 रख दिया जाए, 10-20 का कॉइन पूरा, अगर आप स्ट्राइकर से कैरम के हिट कीजिए नीचे वाले को, तो क्या होता है, नीचे वाला मोशन में आ जाता है, पूरा पाइल किस में रह जाता है, रेस्ट में। तो ये क्या शो कर रहा है कि पूरा कॉइन जो था रेस्ट में था शुरू में, उसका बॉडी का प्रॉपर्टी वो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो वो पूरा रेस्ट में रह गया। नीचे वाले को हिट किया तो वो किस में चला गया, मोशन में। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं आपके लिए कि बहुत पूछा जाता है इसको भी, कि अगर आप मतलब कि किसी आम के पेड़ को या किसी पेड़ को हिलाते हैं, किसी ब्रांच के, पेड़ के ब्रांच को, तो उसके फ्रूट्स क्यों नीचे गिर जाते हैं। तो समझिए, देखिए फ्रूट्स जो कनेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा बहुत हल्का कनेक्ट होते हैं, एक पतली सी डंडी से, बहुत पतले ब्रांच से वो कनेक्टेड होते हैं फ्रूट्स। ठीक, अब क्या होता है, जब ब्रांच को आप हिलाते हो तो ब्रांच के साथ ये पूरा ब्रांच जहां तक कनेक्टेड है वो पूरा मोशन में आ जाता है। ये जो मैंगो या कोई भी फ्रूट किस में है, रेस्ट में, वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। तो ये मोशन में आ गया, ये जिससे ये कनेक्टेड है वो किस में आ गया, मोशन में। ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो इसलिए इनके बीच का ये जो कनेक्शन है ये टूट जाता है और आम नीचे गिर जाता है, या जो भी फल वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल। होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को अभी भी किसी एग्जाम्पल में या इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को अगर डाउट है तो आगे आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। तो जल्दी से किसी को कोई डाउट है तुरंत जल्दी से कमेंट कीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में या किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नो सर, हर्षित, चलो ओके। कार्तिक, ठीक है। कोई भी, किसी को कोई डाउट? यानी सभी को लगभग समझ में आ गया। आपके डाउट मतलब कुछ कमेंट नहीं आ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको सारी चीजें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। ओके प्रियांशु, और क्लियर? ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, अरे सॉरी क्या मैं बोले जा रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ इसीलिए शायद वो हो गया। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे, सेकंड टाइप पे। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। सिंपल सा, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन, हमने सिर्फ तोड़ दिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, सही है।
इनर्शिया ऑफ मोशन में हम कह दे रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कह दे रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तो बस वाला ही लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही रहता है। देखिए बस में क्या था कि अगर एकाएक आपने बस को स्टार्ट किया था तो हम किधर चले गए थे, पीछे की तरफ। हमें लगा हम अगर जैसे ऐसे खड़े हैं तो बस आगे चली गई, हम किधर चले जाते हैं, हमें लगता है कि हम किधर आ गए, पीछे की तरफ, ठीक है। अब क्या है, हम बस को एकाएक ब्रेक मारते हैं तो हमें लगता है हम किधर गिर रहे हैं, आगे की तरफ, ठीक। फिर से अगर हमने क्या किया, एक बस था, हम खड़े उसमें, अगर बस को हम रोक दे एकाएक तो हम किधर मूव महसूस करते, किधर जा रहे हैं, आगे की तरफ। यार अगर आप फोर व्हीलर में भी हैं तो आपको एकाएक फोर व्हीलर रोकिए तो आपको क्या लगता है, आप किधर जा रहे हैं, आगे की तरफ। तो ये क्यों होता है इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, जब हम बस के साथ चल रहे हैं तो अब हमारा बस और हम दोनों किस में आ गए हैं, मोशन में। हमारा कनेक्शन बैठ चुका है, हम दोनों लोग किस में हैं, मोशन में। अब जैसे ही आप बस को एकाएक रोकते हैं तो बस किस में आ जाती है, तुरंत रेस्ट में। बस के साथ अटैच्ड हमारा ये पूरा रेलिंग रहता है, उस पर हम पकड़े हैं तो वो भी किस में आ गया, रेस्ट में। हमारा पैर जो फीट है वो भी किस में आ गया, रेस्ट में। लेकिन होल बॉडी हमारी किस में है, मोशन में। हमारा बॉडी क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में, हाथ और पैर तो रेस्ट में आ गया, लेकिन हम किस में है, पहले मोशन में थे, अभी भी मोशन, तो हम किधर चले जाते हैं, आगे की तरफ। बस किस में आ गई, रेस्ट में, हम किस में, मोशन, तो हम किधर चले जाएंगे, आगे की तरफ। समझ में आई ये चीज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन मतलब मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। सिंपल सा, अगर बस किस में आ गई, रेस्ट में, हम किस में है, मोशन में, तो हम किधर धक्का खाएंगे, आगे की तरफ। क्लियर है ये चीज। और एग्जाम्पल लेते हैं, कभी 400-200 मीटर का रेस देखा है एथलीट्स को दौड़ते हुए, हुसैन बोल्ट का नाम सबने सुना होगा। तो या फिर अपने, अगर आप एथलीट हैं, आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा किसी भी 100-200 मीटर रेस में, तो ध्यान दीजिएगा, अगर जब आप दौड़ते हैं ना, तो दौड़ने के बाद अगर फिनिशिंग लाइन खत्म भी हो जाती है तो भी एथलीट कुछ दूर दौड़ के चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है 100 मीटर के रेस में वो 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ गया। तो पहले बहुत कंफ्यूजन होता था कि अरे यार फिनिशिंग लाइन तुम खत्म कर लिए हो, फिर काहे भागे जा रहे हो, किस चीज का तुम्हें मतलब, अब क्या आगे जा रहे हो। या फिर जो फिनिशिंग लाइन पे रुकते थे तो वो या तो वो दौड़ के आगे जाते थे या वहीं ऐसे गिर जाते थे। दो ही चीज होता है, कोई एकाएक फिनिशिंग लाइन खत्म होते ही तुरंत खड़े होते हुए आप कभी भी नहीं देख सकते। या तो वो बंदा आपको गिरा हुआ दिखाई देगा या तो वो बंदा आगे की तरफ काफी भागेगा। तो ये क्यों होता है इसे समझते हैं। जब वो एथलीट दौड़ता है ना तो उसका बॉडी किस में आ जाता है, फुल मोशन में, है ना। अब वो किस में है, पूरा मोशन में। अब फिनिशिंग लाइन खत्म होने के बाद भी वो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए वो थोड़ा देर दौड़ता है, क्योंकि वो बॉडी किस में है, मोशन में। वो किस में रहना चाहेगी, मोशन में। तो इसीलिए वो आगे तक दौड़ जाता है। अगर वो नहीं भी चाहे, कई बार देखते हो कि दौड़ते दौड़ते वो रिलैक्स भी हो जाता है, तब भी उसका ऐसा लगता है पैर दौड़ते जा रहा है। वो नहीं भी चाहे दौड़ना तो वो दौड़ जाता है कुछ दूर। तो ये क्यों, क्योंकि उसका बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, वो रेस्ट में तुरंत नहीं आएगी। उसका बॉडी मोशन में तो किस में रहेगी, मोशन में। अगर उसने पैर को तुरंत रेस्ट में कर दिया, ठीक है कि नहीं हम नहीं दौड़ेंगे, तो उसका होल बॉडी किस में है, मोशन में। पैर किस में आ गया, रेस्ट में। वो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। पैर तो रुक गया लेकिन पूरी बॉडी किधर चली जाएगी, आगे की तरफ, और वो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए फिनिशिंग लाइन पे खत्म होते या तो एथलीट गिर जाते हैं या तो थोड़ा दूर दौड़ जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा बॉडी किस में है, मोशन में। उनका पैर किस में रहता है, मोशन में, इसीलिए जाता है। अगर आपने पैर को जबरदस्ती रेस्ट में ला दिया तो उनका पूरा बॉडी किस में है, मोशन में, वो गिर जाएंगे। तो प्रियांशु आपने क्यों पूछा है, तो होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, ये सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं कभी भी चलते बस से नहीं उतरना चाहिए, है ना, कि चलती ट्रेन से और चलती बस से कभी मत उतरिएगा, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब बस आप चलती रहती है ना तो बस के साथ आप भी मोशन में है ना। बस किस में है, मोशन में, आप भी किस में, मोशन में। अगर बस के साथ आप मोशन में हैं और चलती बस से आप उतरने की कोशिश किए
तो प्लेटफॉर्म किस में है? रेस्ट में। जैसे हम ये समझ लीजिए ऐसे, ये हमारा प्लेटफॉर्म है और हम बस में, ये हमारा बस का फ्लोर है ना। अगर हम इस पे प्लेटफॉर्म पे पैर रख दें एकाएक, उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा? हमारा पूरा बॉडी बस के साथ मोशन में था, हम भी किस में? मोशन में फील करेंगे। जैसे ही आपने रखा बाहर पैर, आपका पैर किस में आ गया? रेस्ट में। आपका पैर किस में आ गया? रेस्ट में। अब आपका पैर तो रेस्ट में है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी किस में है? मोशन में। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि भाई हमारा पूरा बॉडी किस में है? किस में था? मोशन में। वो किस में रहना चाहेगा? मोशन में। तो आपका पैर तो रेस्ट में आ गया, लेकिन आपकी पूरी बॉडी किस में? मोशन में। तो आप क्या करोगे? आगे की तरफ गिर जाओगे, उसी एथलीट की तरह, है ना। तो इसीलिए कभी भी देखा कीजिए, इसीलिए मना किया जाता है कि चलती ट्रेन या चलती बस से आप ना उतरो, क्योंकि अगर आप चलती ट्रेन चलती बस से उतरते हो तो यही प्रॉब्लम होता है कि आपका पूरा बॉडी मोशन में, आपका पैर एक रेस्ट में आ गया, आप गिर जाओगे और आपका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कभी चलती ट्रेन या चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। यह भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। किसी को इनर्शिया ऑफ मोशन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अगर अभी भी किसी को लगता है कि नहीं इनर्शिया ऑफ मोशन में हमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, जो अभी तक जितना पढ़ाया गया, किसी कोई डाउट? जल्दी कमेंट कीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 30 सेकेंड का, क्योंकि लैब्स है, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ और आपके लाइव आने में 10-20 मिनट का गैप होता है। तो अभी भी किसी को मिनट नहीं, सॉरी सेकेंड। तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। कार्तिक नो सर, ओके। हर्षित ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। प्रियांशु, आदित्य ओके, अंजलि ओके, शशांक शेखर ठीक है। यानी अभी तक जितने, यानी किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देख लेंगे तो हमारा इनर्शिया का पोर्शन खत्म हो जाएगा, न्यूटन का पहला लॉ हमारा कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, तो आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। तो अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहेगा। ठीक है, इसको पहले बस वाले एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बस वाला ही हम यूज कर रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर बस सीधे चल रही है, अगर बस एकाएक राइट टर्न ले तो आप लेफ्ट की तरफ धक्का खाते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना कि आप ऐसे, मतलब बस ऐसे ऐसे सीधे चल रही है, ऐसे टर्न ले ली तो आप क्या लगता है आप किधर धक्का खा रहे हो? इस साइड, है ना। अगर बस इधर टर्न ली तो आप इधर की तरफ धक्का खाते हो। होता है ये चीज, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? या कभी झूले पे, अगर झूला भी झूले कभी गोल गोल घूमता है तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ धक्का खा रहे हैं। घूम किधर रहा है? गोल गोल, लेकिन हमें कैसा लगता है कि हम, अरे यार सीट पे बैठे रहिए, तो ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ फेंका रहे हैं। तो ये सब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसे समझते हैं इसे? अगर हम ये बस स्ट्रेट रोड ले लें, बस हमारी चल रही है सीधे, ठीक, कि स्ट्रेट रोड पे बस हमारी सीधे जा रही है। अब इसने एकाएक राइट टर्न ले लिया, बस का ये पाथ ऐसा है कि ये राइट टर्न ले लिया। इनर्शिया क्या कहती है? इनर्शिया कहती है कि हम अपना चेंज नहीं करना चाहेंगे, जिसमें है उसी में रहना चाहेंगे। अब बस किधर मूव किया? इधर। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बस मूव किधर किया? इधर। हमें जाना था किधर? सीधे। इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम किधर मूव कर जाएंगे? इधर, ताकि हमें ऐसा लगे कि ओवरऑल क्या रहे? स्ट्रेट। समझिए इस चीज को। अगर मैं सीधे जाना चाह रहा हूं, मेरे को कोई इधर से खींच रहा है, अगर मैं स्ट्रेट जाना चाहूं तो मेरे को इधर से भी कोई खींचेगा, तभी ना मैं स्ट्रेट हो पाऊंगा। फिर से, मैं स्ट्रेट आगे आना चाह रहा हूं, मेरे को स्ट्रेट अगर आना है, अगर मेरे को इधर से कोई खींच रहा है किसी फोर्स से, तो मेरे को इतना ही फोर्स इधर लगाना होगा, तभी ओवरऑल मैं क्या कर पाऊंगा? स्ट्रेट आ पाऊंगा। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे ही बस जब किधर मूव किया? इधर, है ना। बस किधर मूव किया? इधर। तो अगर बस मूव किया इधर,
बस मूव किधर कर रहा है, इस साइड, तो हमें क्या करना होगा, और हमें जाना किधर है, सीधे, तो हम इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए किधर मूव करेंगे, इधर। यानी इधर कौन मूव किया, बस, और हम किधर मूव कर गए, इधर। क्यों, ताकि हम स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर सके। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज कि हम इसमें क्या कहना चाह रहे थे। ये बस का एग्जांपल हो गया। इसी तरह आपने इसे रस्सी वाला तो खेल सभी ने खेला है कि रस्सी पकड़ के किसी पत्थर में रस्सी बांध के गोल गोल घुमाइए, तो हमें क्या समझ में आएगा, हमने ये पत्थर लिया और इसे ऐसे बांध के घुमा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम रस्सी को पकड़ के अंदर की तरफ खींच रहे हैं, है ना। अगर हम रस्सी को अंदर की तरफ पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हम अगर रस्सी को यहां पे छोड़ दें इसी वक्त, तो ये बाहर की तरफ फेंकानी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। अगर हम रस्सी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, अगर हमने इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो ये किधर जानी चाहिए, बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप करके देखिए, ये टेंडेंशियली जाती है आगे की तरफ। जैसे इसने यही रस्सी लड़की ने लिया है, इसको अंदर की तरफ फोर्स लगा के खींच रही है, अगर ये इसी पॉइंट पे छोड़ दे तो हमें लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या जो पत्थर है ये किधर जाना चाहिए, बाहर की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये किधर जाती है, टेंडेंशियली जाती है। देखिए यहां पे अगर आपने रस्सी छोड़ा तो हमें लगता है कि बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जाती क्यों है, टेंडेंशियली। क्यों, डायरेक्शन के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए। इसका और एग्जांपल ले लें। इसका एक और एग्जांपल है आपका साइकिलिंग जब होती है, तो कई बार होता है ना कि हम लोग देखोगे पीछे मड गार्ड लगाते हैं। साइकिल अगर आपने चलाया होगा तो साइकिल के पीछे एक मड गार्ड लगा होता है। मड गार्ड का मतलब मट्टी को या फिर कीचड़ को रोकता है। अगर वैसा नहीं है, जैसे अभी रेसिंग साइकिल्स आ जाती हैं जिनके पीछे इतना नहीं लगा रहता है, वो जब पानी से जाती हैं तो देखा कि जब पानी को काफी ऊपर तक फेंकते हैं, है ना। क्या कहना चाह रहा हूं समझिए इस चीज को। पहले इसे हटा लेते हैं। मेरा कहना है कि अगर ये पानी है, इसके ऊपर कोई साइकिल चलाए, गोल गोल तेजी से घुमाए, तो देखा कि जब पानी सीधे ऐसे नहीं जाता, ये टेंडेंशियली आता है ऊपर की तरफ। होता है ना, अगर काफी कोई बारिश के टाइम में कोई तेजी से आगे बाइक जाती है तो बहुत गुस्सा आता है कि यार पानी में तुम्हें समझ में आना चाहिए, छींटा मारेगा पूरा, इतना भगाने की क्या जरूरत है। तो वो क्या करता है, पानी को सीधे ना फेंक के वो क्या करता है, टेंडेंशियली फेंकता है, जिससे कि अगर कोई बंदा इधर है तो उसके फेस पे आने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये होता है इनर्शिया। ये भी क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, ये सारे पोर्शन जितने आज पढ़ाए गए हैं वो क्लियर हो गए। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो फिर एक बार रिकॉल करा के फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट, जितना भी आज पढ़ाया गया उसमें किसी कोई डाउट है वो तुरंत कमेंट करे। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम है, लेकिन पहले एक बात देख लेंगे। किसी को कहीं कोई डाउट, जल्दी कमेंट कीजिए। किसी को कोई डाउट है? ओके कार्तिक, सारी चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। और किसी को कोई भी डाउट, जल्दी। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। ओके हर्षित, प्रियांशु, ठीक है। और कोई जिसको डाउट है? ठीक है शशांक, अंजलि, ओके, आदित्य, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या देखा। हम लास्ट क्लास में फोर्स देखे थे, इसमें हमने सबसे पहले गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखा। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में ये तीनों, यही मैं इसे यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसे रेस्ट में रखा और छोड़ दिया। तो हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तो वो रेस्ट में रहेगा। फिर हमने क्या किया, इंक्लाइंड सरफेस पे इसे रख दिया, तो ये किस में है, रेस्ट में। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से
ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। किस में आ गया, मोशन में। यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमने एक फोर्स लगा दिया तो वो रेस्ट से मोशन में आ गया। यहाँ पे पीक पे आया तो हमने देखा कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी यानी मोशन में है। अगर हमने फिर यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे लग रही है, इसे ऊपर चढ़ना है, तो मोशन से किस में आ गया, फिर ये रेस्ट में। तो हमने देखा कि रेस्ट, मोशन से रेस्ट में लाना है तो भी आपको एक फोर्स लगाना होगा। हमने यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ दिया सीधे, ये बीच वाला पोर्शन हटा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक बार मोशन में आ गया। अगर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये सरफेस को इंक्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये सीधा चला जा रहा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो मोशन में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, जो कि अनबैलेंस्ड होना चाहिए। इसी को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बनाया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगे। अनबैलेंस्ड क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों, क्योंकि इनर्शिया भी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मास पे। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये देखा। टाइप ऑफ इनर्शिया में हमारे पास 3 तरह के टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। इसी के ऊपर हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए देखा कि अगर कोई बस चल रही है एकाएक, मतलब अगर कोई बस एकाएक स्टार्ट करे तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कार्डबोर्ड के ऊपर, मतलब कप ग्लास रखा, उसके ऊपर प्लेइंग कार्ड रखा, उस पर क्वाइन रखा, क्वाइन को कार्ड को तेजी से मारा तो क्वाइन नीचे आ जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर किसी को, अगर आप ब्रांच लिए उसे शेक किया है तो वो फल नीचे गिर जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल थे। इनर्शिया ऑफ मोशन की, अगर बस एकाएक रुके तो हम आगे की तरफ जाते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। एथलीट जो होता है वो जितना दौड़ना चाहिए उससे ज्यादा दौड़ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलती गाड़ी से कभी एकाएक नहीं उतरना चाहिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर हमने देखा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि अगर आपने बस राइट टर्न ले तो आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पत्थर को लेके बांध को गोल गोल घुमा रहे हो, किसी पॉइंट पे छोड़ो तो वो बाहर की तरफ नहीं जाके टेंडेंशियली मूव करती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उसे क्लियर करूं, नहीं तो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो कोई भी अगर किसी को ऐसा है कि डाउट है तो तुरंत पूछ लो, 10 सेकंड का टाइम है, 10-15 सेकंड में पूछ लीजिए, नहीं तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर जो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।